टॉप वर्ल्ड अफेयर और डिफेंस से जुड़ी खबरें ऐसी हैं जो आपको खुश कर देंगी, क्योंकि एक तरफ जर्मनी है जो भारत को अपनी सबमरीन तकनीक देने पर अड़ा हुआ है, तो उधर भारत सऊदी अरब में स्टील फैक्ट्री लगाने के लिए कूद पड़ा है। वहीं भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के सारे जहाज तोड़ने वाला है। ऐसी कुछ अपडेट जानने के लिए तैयार हो जाइए। पहली अपडेट की बात करें तो ये एससीओ मीटिंग से निकल के आ रही है, जहां भारत ने रूस को तो हैरान कर ही दिया है, साथ ही साथ चीन पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 जुलाई को कजाकिस्तान के अस्ताना में होने वाली एससीओ समिट में शामिल नहीं होंगे। वैसे मोदी जी का इसमें ना जाने का जेन्युइन कारण है, पर जहां चीन और पाकिस्तान साथ में हो, वहां भारत के मेन लीडर्स का ना होना इन दोनों के मंसूबों को पूरा नहीं होने देगा, और यही भारत चाहता भी है। तभी तो लगातार ये तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी इससे बाहर ही रहे हैं। वैसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर बड़े बदलाव किए गए, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जा सकते हैं। बता दें कि इस सम्मेलन में पीएम मोदी के शामिल ना होने से इसका असर पाकिस्तान में होने वाले एससीओ समिट सम्मेलन में पड़ सकता है। वहीं चीन को भी भारत पहले ही कई झटके दे चुका है, जहां तिब्बत का मुद्दा ले लें, चाइनीज वीजा से जुड़ा मुद्दा ले लें, साथ ही साथ भारत के द्वारा चीन के लिए सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने पर सहमति ना देना, ये भी साफ बताता है कि भारत अपनी रणनीति बदल चुका है। वहीं पीएम मोदी के एससीओ में ना शामिल होने का कारण संसद की पहली सत्र में शामिल होना है, जो एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। वैसे ये लगातार तीसरी बार है और हर बार एससीओ से दूर रहना ये चीन और पाकिस्तान के मंसूबे पूरे नहीं होने दे रहा है। वहीं आप सबको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी को एससीओ समिट अटेंड करनी चाहिए थी या नहीं? वहीं दूसरी अपडेट की बात करें तो ये जर्मनी से आ रही है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बिना भारत के आगे नहीं बढ़ सकेगा। दरअसल जर्मनी के थुसिनक्रप मरीन सिस्टम यानी कि TKMS, जो कि सबमरीन के निर्माण के लिए माहिर है, साथ ही साथ वो दुनिया भर में कन्वेंशनल सबमरीन बनाने वाली अग्रणी कंपनी मानी जाती है। उसके द्वारा बनाई गई सबमरीन दुनिया भर की कई नौसेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं। इससे आप समझ गए होंगे कि आखिर ये कंपनी कैसी है और इसकी क्षमता क्या है। और TKMS के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओलिवर बर्कहार्ट का मानना है कि एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में भविष्य में पनडुब्बी की मांग बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि TKMS ने भारतीय कंपनी मजगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड यानी कि MDL के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए P-75I प्रोजेक्ट में भाग लिया है, जिसकी लागत लगभग 45,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। वहीं ओलिवर का यह भी कहना है कि भारत एशिया पैसिफिक रीजन में अन्य देशों के लिए हमारी तकनीक का उपयोग करके सबमरीन के लिए एक बड़ा निर्माण केंद्र बन सकता है, और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब TKMS कंपनी इस समय थुसिनक्रप ग्रुप से अलग हो रही है। वहीं भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और जर्मनी को ये उम्मीद है कि वो भारत के साथ साझेदारी करके अपनी तकनीक और उत्पादों को बेचकर मुनाफा कमा सकता है। जहां जर्मनी को भारत से ये उम्मीद है, तो वहीं जर्मनी को एक डर भी है कि भारत को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से वो भविष्य में उसका कॉम्पिटिटर बन सकता है। आपको बता दें कि सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग एक कॉम्प्लेक्स और तकनीकी रूप से एडवांस सेक्टर है। इससे शिप बिल्डिंग, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि कई क्षेत्रों में कुशल रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं जर्मनी को भारत की इतनी जरूरत है, तो भारत को भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर देना होगा ताकि वो भविष्य में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सके। आप सबको इस बारे में क्या लगता है? अगर जर्मनी अपना फायदा देख रहा है तो भारत को भी अपना हिस्सा निकाल लेना चाहिए। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट सऊदी अरब से निकल के आ रही है, जहां भारत की कंपनी की ग्रैंड एंट्री होने वाली है। ये तो आप जानते हैं कि सऊदी अरब अपने आप को बदल रहा है, और ये बदलाव उसको भारत के दरवाजे पर ले आया है। दरअसल भारत की दिग्गज SR ग्रुप सऊदी से एक बड़ी मंजूरी के इंतजार में है, जिसमें वो सऊदी अरब में लो कार्बन इमिशन वाला 40 लाख टन सालाना का स्टील प्लांट बनाने के लिए लगभग $4.5 बिलियन के निवेश को शुरू करेगी। और ये SR ग्रुप के लिए बड़ी बात है, क्योंकि ये प्लांट सऊदी अरब में उसकी घरेलू स्टील की जो मांग है उसको पूरा करने में मदद करेगा। बता दें कि सऊदी अरब तेजी से विकास कर रहा है, जिस वजह से वहाँ स्टील की मांग काफ़ी बढ़ रही है, जिससे सऊदी को ज़्यादातर स्टील को इम्पोर्ट ही करना पड़ रहा है। वहीं ये प्लांट SR की सहायक कंपनी ग्रीन स्टील अरेबिया द्वारा बनाया जाएगा। वहीं इस प्लांट में स्टील बनाने के लिए एक विशेष बंदरगाह भी होगा। खास बात तो यह है कि SR ने कुछ समय पहले ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ हिस्से को बेचकर कर्ज से छुटकारा पाया था, और ये उसके लिए भारत के बाहर पहला प्रोजेक्ट होने वाला है। वहीं सऊदी अरब इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण का बड़ा केंद्र बनना चाहता है,
और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाने में भी स्टील की ज़रूरत होगी और एसआर इस मांग को पूरा कर सकता है। बता दें कि इस प्लांट को बनने में 3 से 3.5 साल का वक्त लगेगा। वहीं एक सक्सेसफुल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट एसआर की रेपुटेशन को बढ़ा सकता है और भविष्य में अन्य देशों में भी उसके कारोबार के लिए दरवाजे खोल सकता है। बता दें कि एसआर इस प्लांट में लो कार्बन इमिशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। इससे उन्हें ग्रीन स्टील बनाने में मदद मिलेगी, जिसके आज के बाजार में काफी मांग है। खासकर यूरोप तो इसके लिए पगलाया हुआ बैठा है। वहीं आप सबकी एसआर की इस उपलब्धि के बारे में क्या राय है? क्या एसआर बड़े देशों को यहाँ टक्कर देकर अपनी खोई हुई साख फिर से हासिल कर सकेगा? वहीं चौथी बड़ी अपडेट कोरिया से निकल के आ रही है, जो भारत को गोल गोल घुमाने में लगा हुआ था, लेकिन फाइनली भारत उसको टेबल पर ले आया है। दरअसल भारत और साउथ कोरिया के बीच 2010 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, जिसको अब अपग्रेड करने की बात की जा रही है, जहां दोनों देशों ने बातचीत के 10 राउंड पूरे भी कर लिए हैं, जहां ये दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2.0 साइन कर लेंगे, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि CEPA कहा जा रहा है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपनी हैवी इंडस्ट्री गुड्स जैसे स्टील, केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, राइस और श्रिम्प्स के लिए साउथ कोरिया की मार्केट का ज्यादा एक्सेस मांग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है जहां दो देश एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट होता है उसके कई सालों बाद पता चलता है कि वो एग्रीमेंट एक देश के लिए ज्यादा फायदा कर रहा है। इसलिए एग्रीमेंट को कुछ सालों बाद फिर से अपग्रेड किया जाता है ताकि जो दिक्कतें हैं वो दूर की जा सके। और यहाँ भारत का कोरिया को टेबल पर लाने का मकसद भारत के ट्रेड डेफिसिट को कम करना है, जिसमें भारत को 12 से 15 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। दरअसल भारत को कोरिया को एक्सपोर्ट 2021-2022 में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 6.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि कोरिया का भारत को निर्यात 21.13 बिलियन डॉलर के आसपास रहा। यहाँ भारत बड़े घाटे में है और यहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए किया गया ताकि साउथ कोरिया भारत से सामान खरीदेगा, उल्टा उसने यही सामान दूसरे देशों से खरीदा। खास बात तो यह है कि जब भारत का कोरिया से यह एग्रीमेंट नहीं था तो ये घाटा 4 बिलियन डॉलर के आसपास था, लेकिन जैसे ये समझौता हुआ ये घाटा 12 से 15 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। यही वजह है कि अब भारत सरकार फिर से रीनेगोशिएट कर रही है ताकि कोरिया को सीधी लाइन में लाया जा सके। वहीं पांचवी और सबसे बड़ी अपडेट, पाकिस्तान अब बांग्लादेश की हालत खराब कर गई है। हुआ यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान शिप रिसाइकलिंग में बड़ी टक्कर दिया करते थे। आज समय ऐसा हो गया है जहां भारत इनके जहाज तोड़ने में लगा हुआ है। दरअसल भारत दुनिया में जहाज़ों की रिसाइकलिंग करने का सबसे बड़ा हब बनकर सामने आ रहा है। इसी के साथ ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील बनाने वाला देश भी बन गया है और जहाज़ों से निकाला गया स्टील इसमें अहम भूमिका निभाता है, जिसका भारत सही तरीके से इस्तेमाल करने में लगा है। खास बात तो यह है कि जहाज रिसाइकलिंग करने से कच्चे माल की बचत होती है और ये एक तरह से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाता है, यानी कि बार बार इस्तेमाल में लाया जाने वाला। वहीं भारत का ऐसे आगे बढ़ना बांग्लादेश और पाकिस्तान की खस्ता हालत और खराब करने में लगा है। ये तो आप जानते हैं कि दोनों देशों की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, जिसके कारण शिप रिसाइकलिंग का जो बिजनेस है वो इनके हाथों से फिसलता जा रहा है और अब इनके जहाज भारत को तोड़ने पड़ रहे हैं, जो भारत की इकोनॉमी को बूस्ट देने में लगा है। बता दें कि अगर भारत अपनी क्षमता और बढ़ा लेता है तो इन देशों के शिप रिसाइकलिंग से होने वाले फायदे और कम हो जाएंगे। वहीं माना जाता है कि भारत दुनिया के शिप रिसाइकलिंग मार्केट का 30% से ज्यादा हिस्सा अपने नाम रखता है। वहीं 2 साल की गिरावट के बाद इस वित्त वर्ष में पूरे 15% की शानदार वृद्धि का अनुमान है और ये रेटिंग जानी मानी क्रिसिल रेटिंग द्वारा जारी की गई है, जहां आने वाले समय में इस सेक्टर में अच्छा खासा उछाल आने की उम्मीद है। जहां भारत इसमें आगे बढ़ रहा है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से जहाज खरीदने में देरी हो रही है। इससे जहाज बेचने वाले मालिक पाकिस्तान और बांग्लादेश से हटकर भारत का रुख कर रहे हैं। इससे आप समझ गए होंगे जो जहाज पाकिस्तान जाने थे वो भारत में आकर टूट रहे हैं। वहीं इस इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।